Hello everyone. This is the one-shot video for the end term for the Python subject. In this, I have covered all the theoretical concepts that you would require for understanding and doing the PYQs. Okay, so there are some tips for you. Focus on understanding the code execution. अगर तुम देखोगे PYQs, so mainly क्या है? There you will get a code and वो कैसे execute हो रहा है on a given output, आपको वो understand करना है और उसके basis पे आपको आंसर देना है. सो जितने भी PYQs हैं सारे रिवॉल्व अराउंड करते हैं इनपुट आउटपुट के बेसिस पे. ठीक है. सो अगर आपको सारे थ्योरी ढंग से पता है और पता है कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है और आप स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए डुएबल होएगा. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़, कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो क्वेश्चंस हैं जो PYQs में हैं उन पे जो इनपुट है लाइक बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है या काफ़ी बिग नंबर्स दे रखे हैं. तो द टिप फॉर यू इज़, अगर ऐसा कहीं आपको देखे कि इनपुट जो है वो बहुत बड़ा दे रखा है, सो क्या करो, एक स्मॉल आउटपुट्स लो, अपनी तरफ से एक लिस्ट बना लो, स्मॉल आउटपुट्स दो, स्मॉल इनपुट्स दो उस फंक्शन में एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. तो जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको उसमें कुछ पैटर्न दिखेगा कि आपको इवन नंबर्स टेक आउट कर रहा है वो उस लिस्ट में से, या ऑड नंबर्स, या हर एक नंबर में +2 कर रहा है, +3 कर रहा है, या मल्टीप्लाई कर रहा है इफ़ द नंबर इज़ इवन, और कुछ पैटर्न होता है. ठीक है. सो जब आपको वो स्मॉल इनपुट देके पता चल जाएगा पैटर्न, सेम चीज़ आप जो भी क्वेश्चन में गिवन इनपुट होगा उस पर लगाना एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि ऑलवेज मेक अ टेबल एंड ट्राई टू अपडेट द वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली. अब इससे क्या मतलब है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन नेस्टेड लूप्स. Let's suppose there is a question for I in range 10 and then you have another for loop for j in range 3 and here is some variable a in which we are doing a plus I plus j. Okay, so always try to do make a table in your rough sheet. Always try to make a table. जितने भी variables हैं सबको heading दो I, J and A एंड यहाँ पर एक हेडिंग दो इटरेशन. ठीक है. अब जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो उस कोड को, ठीक है, इटरेशन नंबर 1, उसमें देखो कि I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, एंड देन J कहाँ पे जाएगा, 0 से 3. J की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0, एंड A की वैल्यू क्या होगी, A, लेट्स सपोज A इनिशियली वॉज 0, सो द A की वैल्यू होगी अभी फर्स्ट इटरेशन में 0. नाउ व्हाट यू विल डू, अब J की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. इन दिस वे यू कैन मेक अ लार्ज टेबल, और ऐसी टेबल हर उस पे इटरेशन पे यू गाइस चेक, इट विल जस्ट गो टू टिल 2. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर इट, द रेंज इज लेस दैन 1. ठीक है. एंड देन यू विल चेंज द इटरेशन फॉर I एंड अगेन यू विल डू द सेम थिंग और यहाँ पे अपडेट करो A की वैल्यू. सो इस वे में सॉल्व करने से क्या होगा, इन केस आपने कहीं पर कुछ एरर करी है और ऑप्शंस में मान लो आपने पूरा सॉल्व करा और ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा आपका जो आउटपुट है, सो आप दोबारा से, क्योंकि ये आप पे टेबल बना हुआ होगा रफ शीट में, सो आप दोबारा इसमें जाकर और कहीं पर भी गलती होगी तो एकदम से दिख जाएगी. बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई टू डू ओरली कि यहाँ पर पहली इटरेशन में आ जाएगा 1, दूसरी इटरेशन में 2, 3 एंड जो भी आएगा. ठीक है. सो माय इज दैट यू, इफ़ यू हैव 1.5 आवर्स फॉर डूइंग दिस एग्जाम, राइट, सो टेक योर टाइम और थोड़ा सा मतलब पैटर्न वगैरह देख के करो, क्योंकि ऐसा होता है जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं एंड एट दी एंड आंसर मैच नहीं होता जो ऑप्शंस में दे रखा है. तो अगर आप एक ऐसा टेबल बनाकर उसे सॉल्व करेंगे, सो जब आप उसे रीचेक भी करेंगे तो भी आपके लिए ईजी होगा करना. ठीक है. सो दिस वॉज द टिप्स फॉर यू फॉर एग्जाम एंड नाउ वी कैन मूव टू द थ्योरी. ओके. सो वीक 1 स्टार्ट्स विद द प्रिंट कमांड. प्रिंट कमांड कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है स्क्रीन पर. ठीक है. इसमें देखने वाली चीज़ क्या होती है कि जो ये कॉमास है वो पाइथन एज स्पेस ट्रीट करता है. सो ऑल्दो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं दी है, जब आउटपुट प्रिंट होके आया तो हेलो 1 एंड 2.5 के बीच में एक स्पेस आ गई, क्योंकि कॉमा इज ट्रीटेड एज स्पेस. नाउ आई थिंक यू गाइज आर फेमिलियर विद वेरिएबल्स एंड लिटरल्स नाउ. सो एज इज़ अ वेरिएबल, equal to is an operator and 25 is the value assigned जो कि एक literal है. So this is initialization.
Now we can come to operators. Now we have three types of operators: arithmetic, relational and logical. In arithmetic operators, addition, subtraction, division, multiplication, you guys must be familiar. इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है एक मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? वो रिमाइंडर देता है. ओके. एंड फ्लोर ऑपरेटर क्या करता है? वो सेम जैसा डिविजन काम करता है सेम काम करता है, जस्ट दैट वो जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आ रहे होंगे उन सबको रिमूव कर देगा. ठीक है. सो जैसे द आंसर हेयर वुड बी 2.5, बट फ्लोर ऑपरेटर लगा है इसलिए आंसर इज जस्ट 2. ठीक है. उसने जो भी था पॉइंट वैल्यू उसने वो रिमूव कर दी. नाउ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या करता है? जो भी आप फर्स्ट ऑपरेटर दोगे उस टू द पावर जो भी आप सेकंड में ऑपरेंड दोगे. ठीक है. सो 5 to the power 2 दैट विल गिव यू 25. ओके. नाउ एंड द थिंग टू बी नोटेड इज कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, आप जो भी डेटा टाइप में इन्हें नंबर्स दोगे उन्हीं डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करते हैं. बट डिविजन एक लौता ऐसा ऑपरेटर है जो जब भी आप डिवाइड करोगे, भले ही आप इंटीजर वैल्यूज दो उसे, लेकिन रिटर्न हमेशा फ्लोर वैल्यू होगी. लाइक 4 divided by 2, आंसर शुड कम एज 2, बट आंसर इज कमिंग एज 2.0. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर कि जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं या किसी भी एक्सप्रेशन में कहीं पर भी डिवीजन ऑपरेटर लगा हुआ है तो आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा. लेट्स मूव अहेड. रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमेशा इनकी जो रिटर्न टाइप होती है वो ट्रू एंड फॉल्स होती है. सो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर लेस दैन, ग्रेटर दैन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, all these are there. Now we have logical operators. What do logical operators do? ये कंबाइन करते हैं एक से ज़्यादा कंडीशंस को जो कि आप रिलेशनल ऑपरेटर से सॉल्व कर रहे होते हो. सो एंड का क्या मतलब होता है? एंड तभी ट्रू होता है जब पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी, तभी ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी. अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स आउटपुट देगा. इसका जस्ट अपोजिट और में होता है. और क्या करता है? अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है. एंड नॉट क्या करता है? जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देगा. इफ़ द आंसर इज ट्रू तो आउटपुट में आ जाएगा फॉल्स, एंड इफ इट्स फॉल्स तो आंसर में आ जाएगा ट्रू. नाउ वी कैन मूव टू एक्सप्रेशंस. नाउ in expressions, two things you should remember is operator precedence and operator associativity. Now what are these things? So operator precedence, just like हमारे मैथ्स में बॉड मास होता है, सेम चीज़ होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. इसमें एक तरह से एक टेबल दे रखा है जिसमें हर एक ऑपरेटर को एक लेवल असाइन है. जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ये ऊपर आते हैं कंपेयर टू प्लस एंड माइनस, और सबसे ऊपर एक्सपोनेंशियल, लाइक दिस. एंड व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी? ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में क्या होता है? इसमें अगर दो ऑपरेटर सेम लेवल पर आते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिविजन या प्लस और माइनस, तो ये हमें बताता है कि हमें एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है. ठीक है. अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप कोई भी एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड द अदर थिंग इज, अगर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी डिविजन ऑपरेटर का यूज हुआ है या कोई भी एक फ्लोट वैल्यू है तो आंसर हमेशा फ्लोट वैल्यू में रिटर्न होता है. दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ द एस्काई वैल्यूज. एस्काई वैल्यूज फॉर कैपिटल A टू कैपिटल Z आर 65 to 90. स्मॉल a के लिए है 97 से 122. स्पेस के लिए है 32 एंड फॉर 0 to 9 इज 48 to 57. ऑल्दो दे वोंट आस्क, बट यू शुड रिमेंबर कि क्या एस्काई वैल्यूज होती हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू रिमेंबर तब भी इतना पता होना चाहिए कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा जो स्मॉलर लेटर्स होते हैं उनसे कम होती है. ठीक है. सो कभी भी कोई हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा जो कैपिटल लेटर है वो लेस वैल्यू रखता है एज कंपेयर टू लोअर केस. ओके. नाउ अगर हम एडिशन ऑपरेटर स्ट्रिंग्स पे लगाते हैं तो वो क्या करता है? कॉन्कैटिनेशन का काम करता है. दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा, बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज विदाउट स्पेस. ये अपने आप से कोई भी स्पेस नहीं डालता है. ठीक है.
आपने हेलो और वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट करा तो बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं आई। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको मैनुअली, जैसे मैंने यहाँ पर करा है, स्पेस डालनी पड़ेगी। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और हेलो जो है एक में कैपिटल है एच और एक में स्मॉल है, तो बी इज ग्रेटर दैन ए। ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि जो स्मॉल एच की वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 97 और जो कैपिटल एच की वैल्यू है वो कैपिटल लेटर्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 65 से। सो दैट्स वाई हमेशा लोअर केस की वैल्यूज़ की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। नाउ इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? फॉर इंडेक्सिंग वी यूज़, हमेशा जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है और हमेशा कहाँ तक जाती है? लेन -1 तक। तो आपको कोई भी ऑपरेटर चाहिए, आपको स्ट्रिंग लेनी है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको इंडेक्स चाहिए उसकी वैल्यू डालनी होती है। नाउ दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर। तो अगर आपको -6 की वैल्यू पूछी गई है तो -6 की वैल्यू होगी p, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से जो भी लेंथ होती है स्ट्रिंग की वहां तक जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग पे मैनिपुलेशन करते हैं तो ये इंडेक्सिंग हमेशा एक कैरेक्टर पे करते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन है जो फुल फंक्शन है वो कुछ ऐसा होता है। लेट्स सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, तो जब भी हम उस पर मैनिपुलेशन करेंगे उसके 3 ऑप्शंस होते हैं विद 2 कोलन्स, 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देते हैं जो स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से हमें अपनी स्ट्रिंग को चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर देते हैं हम एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स इन द सेंस जो भी आप यहाँ पर इंडेक्स दोगे, लेट्स सपोज आपने 6 दिया तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सिर्फ 5 तक चलेगी, एंड लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है, सो वैल्यूज वुड बी 3, 4 एंड 5, लेस देन 1 पे चलती हैं। एंड यहाँ पर हम देते हैं स्टेप साइज। नाउ व्हाट इज स्टेप साइज? कि आपको +1 का इंक्रीमेंट इज डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है। अगर आपने पहला कैरेक्टर 3rd इंडेक्स पे आया, देन नेक्स्ट 4 पे आएगा, उसके नेक्स्ट 5 पे आएगा, बट यहाँ पर अगर आपने वैल्यू दी है 2 तो अब जो इंक्रीमेंट होगा वो हमेशा स्टेप साइज हो जाएगा 2, मतलब 3 में +2 होगा और नेक्स्ट कैरेक्टर हमें 5 इंडेक्स पे मिलेगा। तो उस केस में सिर्फ 5, 3 एंड 5 हमें आउटपुट के तौर पर मिलेंगे। सो दिस वॉज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। इफ वी हैव नंबर्स इन स्ट्रिंग, अगर कोई नंबर्स की स्ट्रिंग है और हम उसे इंट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, तो होगा क्या? उनका एडिशन नहीं होगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। जस्ट लाइक डी में पहले मैंने बी को इंट में कन्वर्ट करा, सी को भी इंट में कन्वर्ट करा, तो डी का जो आउटपुट आया वो 1 + 2 3 आया। बट इन द केस ऑफ D1 मैंने सिर्फ उन कैरेक्टर्स को एक्सेस करा तो वो एज इंटीजर एक्सेस एज स्ट्रिंग एक्सेस हुए हैं और वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, तो आंसर आया 12. So these are small things which you should remember. डिफरेंस इन इंट एंड राउंड, जब भी आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट को इंट में कन्वर्ट करते हो तो इंटीजर की जो भी वैल्यू, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है वो ट्रंकेट हो जाती है, मतलब रिमूव हो जाती है। सो 7.8 है तो आंसर वुड बी 7। अगर आपको राउंड वैल्यू चाहिए, आप चाहते हो कि उसकी जो डेसिमल हो वो भी रिटेन हो किसी तरह से, तो आपको राउंड यूज़ करना चाहिए। राउंड का वही है जैसे मैथ्स में होता है कि 7.5 से अगर ऊपर है कोई भी वैल्यू तो वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगी। एब्स ऑपरेटर इज यूज टू रिमूव एनी नेगेटिव साइन अगर आता है सबट्रैक्शन करते हुए। नाउ व्हाट इज टाइप ऑपरेटर? टाइप ऑपरेटर गिव्स द टाइप ऑफ द इनपुट, जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो उसका टाइप बताएगा, दैट इज क्लास बताएगा वो किसको बिलोंग करता है। सो आप पे वेरियस क्लासेस होती हैं। str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास, लिस्ट क्लास, टपल, डिक्शनरी एंड बूल। सो यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। एंड वन मोर थिंग, बूल में जो बूलियन वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ 2 वैल्यूज लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन अगर हम उसमें कोई इंटीजर वैल्यू डालेंगे अदर दैन 0 तो सबके लिए वो वैल्यू ट्रू होती है। बूलियन वैल्यूज आर फॉल्स ओनली फॉर 0, 0.0 एंड अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है
उन सब के लिए ये वैल्यू फॉल्स होती है। बट अदर दैन दिस अगर आप कुछ भी डालोगे तो उसके लिए बूलियन वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी। ठीक है, दिस आई हैव रिटन दैट इन इंट ओनली 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स, और फ्लोट में सिर्फ 0.0 जो है वो ट्रीट होता है फॉल्स, और स्ट्रिंग में सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ट्रीट होती है। अगर आप यहाँ पर स्पेस देंगे जैसे मैंने इसमें दे रखा है ई वाले में, तब भी आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर और उसकी एक एस्काई वैल्यू है 32। So this was all about data types and print statement and a little bit of string indexing. Now the another data type is string data type. Sorry, list data type. What is list? List is a collection of various other data types. मतलब ये एक heterogeneous collection होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ integer value स्टोर करनी है या सिर्फ string ही value स्टोर करनी है। आप कोई भी combination of data types इसमें स्टोर कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने ये स्ट्रिंग बनाई है, इसमें मैंने 0 एज इंटीजर लिया है, हेलो इज़ अ स्ट्रिंग, ट्रू इज़ बूलियन, एंड मैंने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट स्टोर करी है। सो जब मैंने टाइप ऑपरेटर लगाया ऑन एल, सो उसका आउटपुट आया कि क्लास लिस्ट है, और जब मैंने L2 पे लगाया तो L2 क्लास बूलियन को रिलेट करता है। नाउ व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? अगर कोई भी एक आप पे वेरिएबल है, कोई भी एक लिटरल है जो एक डेटा टाइप को बिलोंग करता है, लेट्स सपोज इंट को, स्ट्रिंग को या बूल को, अगर आप उसे ज़बरदस्ती किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग भी कुछ ही उसमें वैलिड होती है, अदरवाइज वो एरर देती है। जस्ट लाइक अगर इंटीजर है स्ट्रिंग के फॉर्म में तो आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आप इंट में 5.7 डालोगे तो ये नहीं कन्वर्ट करेगा, बिकॉज जो टाइप कास्टिंग है सिर्फ वो 1 लेवल तक चलती है। 1 लेवल इन द सेंस कि पहले अगर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पहले स्ट्रिंग को हमें फ्लोट में करना पड़ेगा और फ्लोट देन इंट में कन्वर्ट होगा। सो ये 2 लेवल चेंजेस हो गए। अगर डायरेक्टली हमें द आंसर वुड हैव बीन, अगर यहाँ पर सिर्फ 5 होता तो आंसर आ जाता 5, तो वो कन्वर्ट कर लेता। आप किसी भी स्ट्रिंग को, लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू 10, अगर ये स्ट्रिंग है और आप इसे इंटीजर में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो तो हो जाएगा। बट अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई फ्लोट वैल्यू है और उसको आप डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो नहीं होगा एंड वो एरर देगा। नाउ वी कैन डिफाइन वेरियस वेरिएबल्स बाय गिविंग अ कॉमा, और बहुत सारे वेरिएबल्स हम इसमें डाल सकते हैं। द थिंग यू शुड रिमेंबर इज कि जब भी हम वेरिएबल को नेम्स देते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप कभी भी कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, जैसे ये ट्रू एक कीवर्ड है, फॉल्स कीवर्ड है, इन सब वर्ड्स का आप कभी भी नेमिंग वेरिएबल्स को नेम करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। और कोई भी स्पेस इज़ नॉट अलाउड, डिजिट्स यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, एंड ओनली ऑपरेटर अलाउड इज अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। टू डिलीट अ वेरिएबल ऑपरेटर यूज्ड इज फंक्शन यूज्ड इज डेल। आप डेल का यूज़ करोगे तो वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। Now this is a shorthand, these are called shorthand operators, जिसमें x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 को आप सिंपली x प्लस इज इक्वल्स टू 10 के बेसिस पर लिख सकते हो। Now we can move to escape sequences. Escape sequences क्या होते हैं? जब भी आपको सिंगल कोट, डबल कोट और देयर आर वेरियस अदर सीक्वेंसेस जो बैकवर्ड स्लैश के साथ हम यूज़ करते हैं, जब भी कोई कहीं पर भी किसी भी स्ट्रिंग में, सेंटेंस में अगर आपको बैकवर्ड स्लैश दिखे, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ स्केप सीक्वेंस। अब इसके साथ कौन कौन से मेजर स्केप सीक्वेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए? /n, /t and /single quote, /double quote, double slash, and let's suppose there are 4 slash. So ये escape sequence जहाँ भी लगा होगा वहाँ से हम एक न्यू लाइन स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पर स्पेस दे दो। /t stands for tab escape sequence. This gives a single quote, ये एक सिंगल कोट देगा आपके सेंटेंस में और ये डबल कोट देगा। एंड अगर आप 2 बार मतलब 4 बार लगाओगे बैकवर्ड स्लैश, तब भी आउटपुट में आपके पास सिर्फ 2 बार आएंगे बैकवर्ड स्लैश, क्योंकि 1 स्टैंड्स फॉर escape सीक्वेंस और उसके साथ आपने लगाया है, इसका मतलब आपको 1 बार बैकवर्ड स्लैश लगाना है। अगर आपको 2 बार लगाना है तो आपको डबल द अमाउंट करना पड़ेगा।
Same thing I have done here. Now some string methods. स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेजरली जो हमें पता होने चाहिए. डॉट लोअर, वो पूरे आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. डॉट अपर, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. डॉट कैपिटलाइज, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को, पूरी स्ट्रिंग में जो भी आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा सिर्फ उसे कैपिटलाइज करेगा. और टाइटल क्या करता है, वो हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करता है. एंड स्वैप केस, अगर जो भी कैरेक्टर लोअर केस में है वो अपर केस में हो जाएगा और जो भी अपर केस में है वो लोअर केस में हो जाएगा. ओके. नाउ ये ऊपर हमने जो भी स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े, ये सारे जो रिटर्न वैल्यू होती है इनकी स्ट्रिंग ही होती है. मतलब आप स्ट्रिंग पे मैनिपुलेशन करके स्ट्रिंग को ही रिटर्न करते हैं. बट अगर फंक्शंस हैं इज लोअर, इज अपर, इज टाइटल, ये सब क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में है, क्या हमारी स्ट्रिंग अपर केस में है. तो मतलब इनकी रिटर्न टाइप क्या होगी, बूलियन होगी. इस टाइटल भी सेम चेकिंग सेम करेगा, लोअर केस के लिए लोअर, अपर के लिए अपर, टाइटल के लिए सेम चीज़ होगी. इस अल्फ़ा क्या चेक करता है कि क्या हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं. एंड इज एलनम क्या चेक करता है, एज द नेम सजेस्ट, एल प्लस नम, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस नंबर्स. मतलब क्या हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स हैं. नाउ स्पेस जो है वो किसी में नहीं आता, इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्पेशल कैरेक्टर. तो अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी स्पेस होगा या डॉलर साइन, अंडरस्कोर, ऑल दीज थिंग्स, तो दोनों का आउटपुट फॉल्स आएगा. एंड डिजिट्स ऑल्सो, डिजिट्स के लिए एलनम है, एलनम ट्रू होगा, बट अल्फा जो होगा वो फॉल्स होगा. सो दीज आर सम ऑफ द. नाउ अदर फंक्शंस आर स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद. ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग में टीएच से स्टार्ट हो रही है, क्या डॉग से एंड हो रही है. जो भी आप ऑपरेटर डालोगे इसके अंदर, जो भी डालोगे वो सारा उसको चेक करेगा कि क्या वो स्ट्रिंग में उसी से एंड हो रहा है या उसी से स्टार्ट हो रहा है, और उसके हिसाब से बूलियन में आपको वैल्यू रिटर्न करेगा. एंड दिस इज एन ऑपरेटर इन ऑपरेटर. ये क्या चेक करता है, क्या ये वर्ड हमारे सेंटेंस में है या क्या ये कैरेक्टर हमारे सेंटेंस में है, ये उसके बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है. द नेक्स्ट कम इज स्ट्रिप ऑपरेटर. स्ट्रिप ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिप के अंदर ऑपरेटर डालोगे वो उसे स्टार्टिंग और एंडिंग से रिमूव कर देगा. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है स्पेस. अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है तो उन्हें हटा देगा. और स्पेसेस के साथ साथ जो स्लैश एन ऑपरेटर होता है वो उसे भी रिमूव कर देता है. स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस, सॉरी. एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, आर स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप. आर स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ राइट हैंड से चेक करता है कि अगर राइट साइड में है ये ऑपरेटर तो रिमूव करना, लेफ्ट साइड से नहीं देखता. और अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से करवाना है तो सिर्फ आप एल स्ट्रिप लगाओगे. और अगर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ स्ट्रिप लिखा है, तो वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों से एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स, एक्स्ट्रा उनको कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा. अदर ऑपरेटर्स आर काउंट. अगर आपको काउंट करना है कि ये वर्ड या ये कैरेक्टर कितनी बार आया है स्ट्रिंग में, तो आप ए डॉट काउंट लगाते हो. इंडेक्स, हमेशा जो भी स्ट्रिंग में फर्स्ट इंडेक्स होता है उस कैरेक्टर का वो रिटर्न करता है. लाइक इसमें मल्टीपल पी थे, लेकिन जो भी जैसे ही उसे पी मिल गया फर्स्ट इंडेक्स पे, उसने आगे एग्जीक्यूशन नहीं करी, वहीं पर स्टॉप कर दी, इसलिए द आउटपुट इज 0. एंड अगर आपको रिप्लेस करना है कोई भी वर्ड कहीं से, तो आप क्या करोगे, ओल्ड टेक्स्ट को पहले डालोगे कॉमा करके न्यू टेक्स्ट, जिससे आपको चेंज करना है. तो पूरा सेंटेंस में पाइथन जो है वो जावा से रिप्लेस हो जाएगा. This was all about strings. And if you want to reverse a string, अगर रिवर्स करनी होती है स्ट्रिंग, तो दिस इज़ वेरी फेमस कि अगर कहीं पर भी कोलन कोलन -1 लिखा हुआ है, लाइक इन दिस आई हैव रिटन वर्ड कोलन कोलन -1, तो ये क्या करता है, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स. नाउ वी कैन मूव टू कंडीशनल्स. कंडीशनल्स क्या होते हैं, इफ़, elif and else, इसको हम conditionals बोलते हैं. Now one thing I want, in if and elif what happens is, if x is greater than 10, let's suppose there's a print statement, print something. Elif x is greater than 20, print something, else print something. सो इसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, जैसे ही कोई भी
let's suppose x value is 11. No, let's suppose it's 70. So जैसे ही if elif में कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होती है, एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाती है. जैसे वो यहाँ पर चेक करेगा क्या 70 इज ग्रेटर देन 10, इट्स ट्रू, तो जो भी यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी. वो आगे की ये सारी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाती है. ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होती, लेट्स सपोज आई एडिट दिस कोड और यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट्स होती. if x is greater than 30, then what would happen? ये 70 को चेक करता, 70 is greater than 10, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती. 70 is greater than 20, ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाती. और 70 is greater than 30, तो ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाती. सो दिस इज द डिफरेंस कि जब हम एलिफ लगाते हैं और इफ लगाते हैं. अगर हमने मल्टीपल इफ लगाए हैं तो सारी कंडीशंस चलेंगी, लेकिन अगर इफ एलिफ लगा है तो जैसे ही जो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी आगे की कंडीशंस नहीं चलती. Okay, so this was if and elif. Okay, wait a second. Okay, so the next topic is nested if. In this हमें पता होना चाहिए कौन सी इफ स्टेटमेंट का कौन सा एल्स है. ये हम कैसे पहचानते हैं? इंडेंटेशन के हिसाब से. जो एल्स जिस इफ के जस्ट बिलो लिखा होगा वो उस वाली कंडीशन का होगा. ओके, सो इफ सपोज इन दिस नेस्टेड इफ द इनपुट इज 85, तो जो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी, सेकेंड भी ट्रू हो जाएगी एंड थर्ड वाली फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 85 इज लेस देन 90. ओके, तो जो भी जहाँ पर भी ये फॉल्स हुई, ये कौन सी स्टेटमेंट पे फॉल्स हुई? थर्ड वाली पर. तो इसका कौन सा एल स्टेटमेंट है? उसका एल स्टेटमेंट है जस्ट उसके बिलो, तो इसलिए जो प्रिंट होगा वो बी प्रिंट होगा. दिस इज हाउ हम नेस्टेड इफ को एग्जीक्यूशन देखते हैं. नाउ मैथ क्लास. व्हाट इज मैथ क्लास? मैथ एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें प्री डिफाइंड काफ़ी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो. जो मेन फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए वो है मैथ डॉट पाई, जिससे पाई की वैल्यू आती है. मैथ डॉट SQRT जो स्क्वायर रूट लेने के लिए यूज़ होता है. मैथ डॉट पाव जो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है. लाइक इसको हम कैसे रीड करेंगे? 10 to the power 3. एंड फैक्टोरियल. व्हाट इज़ फैक्टोरियल? उस नंबर तक सारे डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन इज फैक्टोरियल. लाइक द फैक्टोरियल इज 5 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is factorial. Now random class. Just like math class होती है वैसी एक random class होती है. इसमें अगर randomly हमें नंबर चाहिए हो तब हम इसका यूज़ करते हैं. अगर हमने फंक्शन लगाया है डॉट रैंडम तो वैल्यूज़ हमेशा बिटवीन 0 एंड लेस दैन 1 तक आती हैं. इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन इन एंटम की रैंडम फंक्शन कौन सी वैल्यूज़ देता है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट लेस दैन 1, ये उसके बिटवीन जो भी वैल्यूज़ है रैंडमली कुछ भी दे सकता है. अगर हमें इसके अलग कोई वैल्यूज़ चाहिए तो हमें लगाना पड़ता है रैंडम डॉट रैंड रेंज. ये क्या करता है? ये जो भी आपको स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए वो लेता है, एंडिंग वैल्यू लेता है और स्टेप साइज, उसके हिसाब से ये आपको रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है. नाउ फॉर लूप. नाउ व्हाट आर लूप्स? लूप्स कोई भी एक फंक्शन को अगर हमने रिपीटेडली करना है तो उसके लिए हमें लूप ज़रूरी होती हैं. सो देयर इज़ फॉर लूप. फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर आई इन रेंज, और जो जहाँ तक भी हमें चलानी है वो हम उसके अंदर डालते हैं. इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेके, और जो भी आपने रेंज में नंबर डाला है लेस दैन दैट, मतलब ये वाली रेंज 0 से लेकर 9 तक चलेगी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेंज और जब हम इटरेट करते हैं, लेट मी शो यू. There are two things in for loop. First for loop is for I in range 10, and let's suppose there is a list here for I in L. Okay, and यहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ I and एक और स्टेटमेंट L of I.
सो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आएंगी 0 to 9, और यहाँ पे क्या आएंगी जो भी हमारे पास वैल्यूज़ एल में हैं, लाइक 1 2 3 and 4। ऑल्दो इसके बाद ये एरर देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि मैंने रेंज 10 तक चलाया है बट एल में वैल्यूज़ सिर्फ 3 इंडेक्स तक हैं, ठीक है। सो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देगा एरर, बट फॉर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आई करूँगी सो डायरेक्टली वैल्यूज़ क्या प्रिंट होंगी 1 2 3 and 4, बिकॉज यहाँ पर जो इटरेशन है वो एल पर हो रही है और यहाँ पर जो इटरेशन है वो हम रेंज पे कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर रेंज लगा हुआ है तो हमेशा प्रिंट में एल ऑफ आई लगा होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बी इट लिस्ट, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है हेलो, और अगर आप उस पर डायरेक्टली इटरेशन कर रहे हैं फॉर आई इन एल या फॉर आई इन ए एंड देन यू आर प्रिंटिंग आई, सो आई में क्या आएंगे सारे कैरेक्टर्स HELLO। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। Let's move back. This is all about it. And yes, one thing you should remember कि जब भी हम कोई नंबर दे रखा है, let's suppose the number is 236, जब भी नंबर पर हम mod 10 करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट मिलती है, एंड जब भी नंबर पर फ्लोर डिवीजन बाय 10 करते हैं तो सिर्फ लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है, जो बची हुई डिजिट्स है वो बचती हैं। तो दीज 2 थिंग्स यू शुड रिमेंबर। ये काफ़ी सारे नंबर्स वाले आउटपुट क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अगर कहीं पर रिवर्स करना होता है नंबर तो हमेशा यूज़ होता है रेव इंटू 10 प्लस रेव, जो कि रेव क्या है रिमाइंडर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रिवर्सिंग अ नंबर। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू लिस्ट्स। सेम जितने भी फंक्शंस मैंने अभी आपको स्ट्रिंग्स पे पढ़ाए हैं वैसे ही मैनिपुलेशन, इंडेक्सिंग, सेम चीज़ें हम लिस्ट पर भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग सेम चलेगी 0 से लेन -1 तक अगर आप इटरेशन करोगे इस पे भी। तो नाउ अगर आपको कोई भी फ्रूट चाहिए, लाइक कोई भी एलिमेंट चाहिए लिस्ट का, तो आपको कैसे इंडेक्सिंग करनी है उसकी, फ्रूट्स एंड 2, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो लेट्स सपोज आपको चेरी चाहिए तो आप सेकंड इंडेक्स डालोगे। बट अगर आपको किसी एलिमेंट का भी अंदर उसका कैरेक्टर चाहिए तो आपको डबल इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो हमेशा जब भी कोई लिस्ट होती है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है वो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड इंडेक्स है वो उस एलिमेंट के अंदर जो कैरेक्टर है उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड सेम वेज इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड है। द अदर थिंग इज यू कैन चेंज और मैनिपुलेट द लिस्ट। कैसे करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट जो भी आपको एलिमेंट चेंज करना है। जैसे कि ऑन द सेकेंड लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि फ्रूट्स जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे है वो चेंज होकर अब कीवी बन जाए। सो आउटपुट में क्या आएगा, बनाना चेंज होकर कीवी आ गया, ठीक है। सो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट उठा के उसे लिस्ट में चेंज कर सकते हो। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर यूज्ड जब हमें लिस्ट में एडिशन करना होता है। कौन कौन से, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। डिफरेंस क्या है तीनों में, अपेंड हमेशा जो भी उसमें एलिमेंट डालोगे वो हमेशा लास्ट में एडिशन करता है और आप इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डाल सकते हो। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट जो भी इंडेक्स पे आपको वो एलिमेंट ऐड करना है। सो अपेंड कीवी, सो कीवी हमेशा लास्ट में ऐड हो जाएगा एल्डरबेरी के बाद, लेकिन ऑरेंज कहाँ पर इंसर्ट होगा, जस्ट आफ्टर एप्पल, और बनाना वगैरह सारे एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें अगर एक से ज़्यादा अपेंड करने हों तो कैसे करेंगे। उसके लिए है एक्सटेंड ऑपरेटर। आप एक और लिस्ट बनाओ और उसमें एक्सटेंड के अंदर उसे डाल दो, तो L1 एक्सटेंड L2 में क्या होगा, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी फ्रॉम 1 to 8। और सेम चीज़ आप कॉन्कैटिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो। अगर 2 लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करोगे सो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी 1 से लेकर 8 तक। नाउ जस्ट लाइक एडिशन हम एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शंस होते हैं रिमूव एंड पॉप। रिमूव में क्या करना होता है, हमें एलिमेंट नेम देना होता है जो हमें रिमूव करना है, और पॉप में हमें इंडेक्स देना होता है जो हमें रिमूव करना है। एंड इफ़ यू डू फ्रूट्स डॉट क्लियर तो वो पूरी लिस्ट जो होती है वो
एम्प्टी बन जाती है, सारे एलिमेंट्स उसके क्लियर हो जाते हैं। नाउ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? देयर इज अ लिस्ट और उसके अंदर हर एक एलिमेंट पे उसके एक और लिस्ट है। तो जैसे कि हम मैट्रिक्स वगैरह करते हैं तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट के थ्रू स्टोर करते हैं। जो भी नेस्टेड लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट लेता है वो फर्स्ट रो के तरह ट्रीट करते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड रो की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने अभी आपको स्ट्रिंग्स पे बताया था कि हर एक एलिमेंट पे एक वर्ड होता है और अगर उस वर्ड के कैरेक्टर को लेना है तो हमें डबल इंडेक्सिंग करनी होती है। सेम वेज लिस्ट में इसमें भी होता है। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट आप लोगे इसका तो वो देगा 1 2 3। इफ आई डू L of 0 दैट विल गिव 1 2 and 3। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए 1 2 3 का तो मुझे डबल इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक 0 and 1। नाउ सम अदर मेथड्स। द सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है? पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। लेकिन रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस इन सॉर्ट रिवर्स फंक्शंस एंड सॉर्टेड एंड रिवर्स्ड फंक्शंस। क्या डिफरेंस है? सॉर्ट और रिवर्स ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करते हैं, लेकिन सॉर्टेड और रिवर्स्ड फंक्शंस आपके लिए एक नई लिस्ट स्टोर करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप सॉर्ट और रिवर्स लगाओगे तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस होंगे, अगर आप रिवर्स्ड लगाओगे या सॉर्टेड लगाओगे तो एक नई लिस्ट बनेगी। जस्ट लाइक इन दिस आई हैव टेकन L एंड उसमें मैंने सॉर्टेड वर्जन लिस्ट का स्टोर करा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऊपर जब सॉर्ट लगाया तब कोई भी वेरिएबल नहीं लिया था सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ओरिजिनल लिस्ट में ही सॉर्टिंग कर रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट इज स्प्लिट ऑपरेटर? स्प्लिट ऑपरेटर क्या करता है? कोई भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर आप पे कोई स्ट्रिंग है और अगर आपको उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई भी ऑपरेटर नहीं डाला तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस ट्रीट करता है उसे। और अगर लेट्स सपोज एक कॉमा सेपरेटेड होती तो मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट में कॉमा दिया है और उसके बेसिस पे आपको एक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसका अगर हमें रिवर्स करना है, अगर हमारे पास लिस्ट है और उससे हमें स्ट्रिंग बनानी है तो हम कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? जॉइन ऑपरेटर। जॉइन ऑपरेटर क्या करता है? जो भी आप ऑपरेटर दोगे उसके बेसिस पे लिस्ट को जॉइन कर देता है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है तो ये सारे एलिमेंट्स को स्पेस के थ्रू ऐड कर देगा, लाइक इन दिस आंसर। अगर मैंने यहाँ पर जैसे कॉमा दिया है तो इसने सारे वर्ड्स को कॉमा से ज्वाइन कर दिया। एंड रिमेंबर दिस, कॉमा कभी भी स्टार्टिंग वेलकम के पहले नहीं आएगा और क्लास के बाद कोई भी कॉमा नहीं है, सिर्फ इन बिटवीन है। तो जॉइन ऑपरेटर, जो भी आप ऑपरेटर दोगे वो सारे जो भी वर्ड्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उन पे यूज़ होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ नहीं होता। नाउ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। ये एक कंडेंस्ड फॉर्म है। एक बड़े ऑपरेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में अगर करना है तो उसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे रीड करते हैं? जब भी हमें एग्जीक्यूशन करनी होती है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले फॉर लूप पढ़ते हैं और वो फॉर लूप क्या ऑपरेशन करना है उस फॉर लूप में वो हमेशा उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है। तो इसमें क्या होगा? x की वैल्यू 0 से 4 तक चलेंगी और x के साथ क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। सो द आउटपुट में क्या आएगा? 0 1 4 9 एंड 16। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिस्ट। अब सेट क्या करते हैं? सेट इज ऑल्सो अ कलेक्शन, बट इसकी यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होते हैं। सेट्स आर अनऑर्डर्ड, इस पर किसी का भी कोई इंडेक्स फिक्स नहीं होता एलिमेंट का, इसका मतलब हम इस पर इंडेक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर इसकी और क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं? आप इस पर क्या कर सकते हो? आप इस पर फंक्शंस लाइक एडिशन, डिलीशन ये सब कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट लेना है या किसी इंडेक्स को चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप सेट पे नहीं कर सकते क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल मीन्स कि आप चेंजेस कर सकते हो, एडिशन, डिलीशन, इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। और अगर कोई जैसे कलेक्शन है वो अगर म्यूटेबल नहीं है तो उसे बोलते हैं इम्यूटेबल। सेट कैसे इंडिकेट होता है? कर्ली ब्रेसेस। अगर एडिशन करना है तो दो ऑपरेटर्स हैं, ऐड एंड दो फंक्शंस हैं, ऐड एंड अपडेट। अगर एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो यू विल यूज़ ऐड, और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं सो विल यूज़ अपडेट। फॉर रिमूविंग देयर आर टू फंक्शंस, रिमूव एंड डिस्कार्ड। रिमूव क्या करता है? 3 को रिमूव करता है, बट अगर वो सेट में एलिमेंट नहीं है
तो वो रिटर्न एक एरर रिटर्न करता है। एंड डिस्कार्ड क्या करता है, वो रिमूव करता है, बट अगर वो एलिमेंट सेट में नहीं है तो वो एरर नहीं देता। तो डिस्कार्ड थोड़ा सा फॉरगिविंग होता है कि अगर एलिमेंट है तो मैं रिमूव करूँगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट गिव एनी एरर। बट ऐसा रिमूव के साथ नहीं है। रिमूव हमेशा एक एरर देता है अगर उसे एलिमेंट सेट में नहीं मिलता। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेट: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन क्या करता है, टेकिंग ऑल द एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेता है। सेट डिफरेंस क्या करता है, पहले सेट में से जो भी सेकंड सेट की वैल्यूज है उसे रिमूव कर देता है। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़ के दोनों के यूनिक एलिमेंट्स का एक सेट बना देता है। इसका अगर आप मैथमेटिकली बोलो तो क्या करता है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इनके ऑपरेटर्स याद होने चाहिए, कौन कौन से लगते हैं, 1 सेकेंड। हम यूनियन के लिए पाइप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड, सेट डिफरेंस के लिए माइनस का, और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दिस अपवर्ड एरो का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, सेट कॉम्प्रीहेंशंस को भी ऐसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं। नाउ टपल्स। टपल्स भी एक कलेक्शन है डेटा का, बट ये ऑर्डर्ड होता है लेकिन इम्यूटेबल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो टपल बन गई उसके बाद उसमें आप एडिशन, डिलीशन, अपडेशन ये सब अलाउड नहीं होता है। ये लिस्ट की तरह से हेट्रोजीनस होती है, लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर हमें टपल, सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है तो उसके लिए हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है, बिकॉज सिंगल लेटर अगर टपल में होगा तो वो एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा। लाइक मैंने यहाँ पर 1 के बाद कॉमा लगाया है, अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी तो जस्ट लाइक अ डिजिट वो एक 1 की तरह इंटीजर, अगर आप उसकी टाइप देखोगे तो वो रिटर्न करेगा इंटीजर, वो आपको टपल रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर आपको टपल बनानी है सिंगल डिजिट की तो आपको उसमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। टपल ऑर्डर्ड होती हैं तो आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। Now what is tuple unpacking and packing? If we have a tuple, let's suppose 1, 2 and 3, x comma y comma z is equals to tuple. So what this will do कि 1 की वैल्यू x में आ जाएगी, 2 की वैल्यू y में और 3 की वैल्यू z में। This is called tuple unpacking. Now अगर मैंने यहाँ पर x comma y is equals to tuple करा होता या x comma y comma z comma a is equals to tuple किया होता, so both these options will give error. The number of elements जो tuple में होंगे और जो number of variables आप यूज़ करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे वो दोनों सेम होने चाहिए। दिस इज अ कंपल्शन जब आप यूज़ कर रहे हो tuple unpacking. Okay, so the next concept is, and yes, अगर हम कभी भी किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली तो वो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को लिस्ट में लेता है। इसी से बचने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा ऊपर, स्प्लिट ऑपरेटर, जिसमें सिर्फ वर्ड्स आते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली लिस्ट लगाओगे, टाइप कास्टिंग करोगे डायरेक्टली लिस्ट में, सो हर एक लेटर की एक लिस्ट बन जाएगी। ओके, अगर आप लिस्ट पे या सेट पे मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो वो रेप्लिकेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट हो जाएगी वो लिस्ट जितनी बार भी आप उसे मल्टीप्लाई में करोगे। फॉर चेकिंग द ईजिएस्ट वेज कि आप लिस्ट को हमेशा नंबर्स की तरह ट्रीट करो। 12 इज लेस देन 21 ट्रू, 13 इज लेस देन 213, ऐसे आप चेकिंग कर सकते हो लिस्ट की। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीइंग लिस्ट. If I'll have a list here, L is equals to 2, 3 and 4, and I'll do L2 is equals to L, and I give changes in L2. L2 1 is equals to, let's suppose 6. So what will happen if I'll print L and L2, तो L में print होगा 2, 6, 4 और L2 में भी print होगा 2, 6, 4. इशू बीइंग कि आपने चेंज तो सिर्फ L2 करी थी बट L1 भी चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन मेमोरी में लेट्स सपोज दिस इज द मेमोरी और यहाँ पर एक लिस्ट थी L 2, 3 and 4।
जब आपने L2 इज इक्वल्स टू L करा तो ये L2 लिस्ट भी इसी को पॉइंट करने लगी, इसकी कोई कॉपी नहीं बनी, ठीक है। सो जब आपने L2 में इसे 6 कर दिया तो ये L1 में भी 6 हो गई। इससे बचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। rather than doing L1 is equals to L2, just wait, where is it? ओके हाँ, अदर दैन डूइंग दिस 3 ऑप्शन है, या तो आप करो L2 इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ L1, L3 इज इक्वल्स टू कोलन, या L1 इज इक्वल्स टू कॉपी, L1 डॉट कॉपी। दीज आर द 3 ऑप्शंस। उसके बाद अगर आप किसी में भी इंडिविजुअली चेंजेस करोगे तो उसकी कॉपी में होंगे एंड ओरिजिनल जो लिस्ट होगी वो चेंज नहीं होगी। ओके, सो दीज आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, हम जो भी ऑपरेटर कॉलिंग टाइम में उनको देंगे वो एक्स में चला जाएगा और जो भी वो कैलकुलेशन करके हमें रिटर्न करेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। दिस इज हाउ एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है किसी भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन, जहाँ से वो कॉल हो रहा होता है, एंड वहाँ पर हम देखते हैं उसमें क्या पैरामीटर जा रहा है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। Now these are the some of the inbuilt functions: print, input type, length, max gives the maximum value, min gives the minimum value, sum gives the sum of the elements. Sorted जैसे मैंने बताया sort करता है, iter, next, this gives the next element. Okay, and I am left with enumerate, zip, map and filter. Okay, so what are these? जब भी आप zip का यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपको zip में 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं। लाइक वो 2 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उन दोनों को वो एक लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट आएगा एलिस 30, बॉब 24, चार्ली 35। नाउ फिल्टर फंक्शन क्या करता है? नाउ व्हाट इज दिस लैम्डा? लैम्डा इज काइंड ऑफ एन अननेम्ड फंक्शन जो कुछ कर रहा होता है, जो भी आप उसे आर्ग्यूमेंट दोगे उस पर। तो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिस्ट दी है और वो क्या चेक कर रहा है लैम्डा फंक्शन कि इफ mod 2 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स वो इवन नंबर्स चेक कर रहा है। तो फिल्टर क्या करता है, बेस्ड ऑन जो भी आप फंक्शन अंदर दोगे उसके बेसिस पे चेंज कर देता है लिस्ट को। सो अब जो नंबर्स इवन नंबर्स की लिस्ट बनेगी उसमें सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे, 2, 4 एंड 6। इन्यूमरेट क्या करता है, इन्यूमरेट हर एक आउटपुट के साथ एक नंबर अटैच कर देता है। लाइक अगर आप इन्यूमरेट करोगे माई लिस्ट पे, सो आंसर कैसे आएगा, 0, एप्पल, 1, बनाना, 2, चेरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन मैप और फिल्टर? मैप और फिल्टर में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिल्टर क्या करता है, नंबर्स रिटर्न करता है, ठीक है। हमने लिस्ट दी और उसने ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन क्या रिटर्न करा, नंबर्स रिटर्न करे, 2, 4, 6। बट मैप क्या करता है, मैप हमें बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसकी हर एक एलिमेंट पे एक ट्रू या फॉल्स अटैच करके आपको भेज देगा। सो लेट्स सपोज द सेम जो लिस्ट थी जो हमने फिल्टर में यूज़ करी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम उसे यहाँ पर मैप फंक्शन में डालते तो आंसर क्या आता, फॉल्स, 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 एंड सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू जो 6 है उसके लिए ट्रू आता, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड मैपिंग। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। नाउ व्हाट इज फॉर्मेटेड प्रिंटिंग? द मेन थिंग्स यू शुड नो इज एंड ऑपरेटर एंड सेप ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं तो जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है सो आप एंड ऑपरेटर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। सो एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, मतलब कि अब एंडिंग हमेशा स्पेस से होगी प्रिंट स्टेटमेंट की। द सेकेंड इज सेप। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो तो उसमें जो कॉमाज होते हैं वो स्पेस की तरह ट्रीट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि वो किसी और ऑपरेटर की तरह ट्रीट हो तो आप सेप के अंदर वो ऑपरेटर डाल सकते हो। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेप ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर, सॉरी सेप एंड एंड फंक्शंस। नाउ व्हाट इज एफ स्ट्रिंग? फॉर्मेटेड प्रिंटिंग कैसे करते हैं, आप एफ लगाते हो, जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी और डायनामिक चीज़ें आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। सेम चीज़ को करने का दूसरा तरीका है डॉट फॉर्मेट लिखकर, और उसके अंदर आप जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आप उनको डाल सकते हो, और जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो फर्स्ट स्पेस ले लेगा और सेकंड वेरिएबल सेकंड स्पेस ले लेगा।
अदरवाइज आप इंडेक्स के बेसिस पे भी कर सकते हो कि 0 इंडेक्स वाले पे 20 आए एंड फर्स्ट इंडेक्स इज एलिस। और अगर ये नहीं करना है तो आप नेम दे सकते हो वेरिएबल्स को दैट n इज इक्वल्स टू एलिस, और डायनामिक के अंदर आप n और a डाल सकते हो। दीज आर द 3 वेज ऑफ यूजिंग डॉट फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज दिस $f एंड $.2f? इट इंडिकेट्स कि आपको कितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, .2f स्टैंड्स फॉर आपको 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए, और सिर्फ f क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 6 वैल्यूज देता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। नाउ नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप कैसे चलती है? फॉर i इन रेंज 3 ये 0 1 2 पर चलेगी, और फॉर j इन रेंज 4 ये 0 1 2 एंड 3 पर चलेगा। बट ये i की हर एक इटरेशन पे 4 टाइम्स चलेगा, मतलब 0 के साथ 4 टाइम्स चलेगा, 1 के साथ 4 टाइम्स चलेगा, और 2 के साथ भी 4 टाइम्स चलेगा। दिस इज नेस्टेड लूपिंग। नाउ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। व्हाट इज ब्रेक? जहां पर भी ब्रेक होगा उसकी जो भी अपर मोस्ट फॉर लूप या वाइल लूप होगी वो उसे ब्रेक कर देगा एंड बाहर आ जाएगा लूपिंग से। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी और उसके आगे की कोई भी i वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। दिस इज हाउ ब्रेक वर्क्स। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू सिर्फ वो वाली इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर i इन रेंज 1,6 इसे कहाँ से कहाँ तक चलना था, 1 से लेकर 5 तक चलना है, बट उसने बोला है जैसे ही i इज इक्वल्स टू 3 हो, कंटिन्यू। सो क्या होगा, जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये करंट नंबर 1 प्रिंट करेगी, 2 प्रिंट करेगी, बट जैसे ही 3 आएगा इट टेक्स द एग्जीक्यूशन बैक टू द फॉर लूप। वो दोबारा से फॉर लूप पे ले जाएगी एग्जीक्यूशन, और 3 इंक्रीमेंट होकर 4 बन जाएगा। कंटिन्यू के नीचे की कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, सीधा एग्जीक्यूशन फॉर लूप पे चला जाएगा। सो ये क्या करता है, स्किपिंग का काम करता है। और ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक आएगा वो टोटल फॉर लूप के ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप के बाहर क्या था, लूप एंडेड, तो जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी आप पे आ जाएगा लिखा हुआ लूप एंडेड। एंड व्हाट इज पास? पास मीन्स डूइंग नथिंग एंड यू विल हैंडल दिस पार्ट ऑफ द कोड लेटर। दिस इज यूज्ड फॉर पास। ओके, so this is it. Now we can move to dictionaries. Now what are dictionaries? डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी को हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। ये भी एक कलेक्शन की तरह ही होता है। इसमें मेजर चीज़ें तो याद रखनी है कि इसमें कभी भी कोई की डुप्लीकेट नहीं होती। कीज़ की जो कीज़ होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो सकती हैं, बट जो कीज़ होंगी वो यूनिक होंगी। नाउ इसका इंडिकेशन कैसे होता है, कर्ली ब्रेसेस एंड द की के बाद एक कोलन लगा होता है, और जो भी वैल्यूज की से एसोसिएट होती है वो कोलन के बाद होती है। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, अगर आपको कोई भी डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की डालोगे। जस्ट लाइक हम लिस्ट वगैरह में इंडेक्स वैल्यू डाल रहे थे, अब डिक्शनरी इसमें क्यों की इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे हो रही है, की के बेसिस पे, तो हम उसका की का नाम डालेंगे। नाउ देयर आर सम फंक्शंस। डॉट कीज क्या करता है, एक लिस्ट दे देता है हैविंग ऑल दी कीज की वैल्यू, जो भी कीज हैं वो सारी उस लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। डी डॉट वैल्यूज क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है जितनी भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की। और डी डॉट आइटम्स क्या करता है, ये एक लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है। ठीक है, x, 10, y, 20 इस फॉर्मेट में ये रिटर्न करता है। ओके, सेम चीज़ जैसे मैंने लिस्ट में बताई थी, अगर हम सेम चीज़ डिक्शनरी पे करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं करूँगी फॉर आई इन पर्सन प्रिंट आई, तो ये आई में हमेशा मैंने बोला इंडेक्सिंग, जैसे हम लिस्ट वगैरह पे करते हैं तो वहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे होता है 0 1 2, बट डिक्शनरी किस बेसिस पे चलेगी, इंडेक्सिंग कीज़ के बेसिस पे। तो जब आप फॉर आई इन पर्सन करोगे तो आई में हमेशा कीज़ जो भी होगी डिक्शनरी की वो प्रिंट होगी। अगर आपको वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो आपको पर्सन डॉट वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, और तब वैल्यू में उस डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। अगर आप डॉट आइटम्स करोगे तो आपको की कॉमा वैल्यू के फॉर्म में आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई की रिमूव करनी है डिक्शनरी की, यू विल यूज़ दी डेल कीवर्ड। ओके,
और यू कैन यूज़ पॉप एज वेल। दोनों रिमूव करने का ही काम करता है, लेकिन डिलीट क्या करता है, वो पूरी उस डिक्शनरी में से उस की को डिलीट कर देगा। लेकिन पॉप क्या करेगा, पॉप पॉप करने से पहले उसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो वो आपको एक ऑप्शन देता है कि बिफोर पॉपिंग यू कैन स्टोर दैट वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पर a इज इक्वल्स टू माई डिक्शनरी डॉट पॉप एज लिखा है, तो a में यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर a में वैल्यू आएगी 30। सो समटाइम्स दिस इज आस्क्ड इन द आउटपुट क्वेश्चंस कि पॉप के बाद एज अगर लिखा है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। सो यू शुड रिमेंबर, जब भी आप पॉप लगा होता है तो उस की जो भी वैल्यू आती है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। नाउ यू कैन सॉर्ट द लिस्ट। अगर रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, इसका मतलब सॉर्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर नहीं लिखा है रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दो। ठीक है, सॉर्टिंग किसके बेसिस पे होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो होती है वो कीज़ के बेसिस पे होती है। अगर आपको वैल्यूज़ के बेसिस पे करनी है तो आपको एक लैम्डा फंक्शन लगाना पड़ेगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा x, और अंदर उसके इंडेक्सिंग करेगी ऑन द बेसिस ऑफ 1। इसका मतलब है कि आपको वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। एंड कॉमा x ऑफ 0 यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब आप उसे वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्ट कर दोगे, अगर दो वैल्यूज सेम आ जाएंगी तब किसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, देन यू लुक एट द की, तब आप की के बेसिस पे सॉर्टिंग करना। दिस इज इंडिकेटेड बाय x ऑफ 1 कॉमा x ऑफ 2। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरीज। नाउ वी कैन मूव टू फाइल हैंडलिंग। नाउ व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। अभी तक हमने जितना कंटेंट पढ़ा दिस वाज ऑल अबाउट वीक 5 तक डिक्शनरीज वगैरह ये सब का हमने थ्योरी पढ़ी। सो आई होप दिस वुड बी क्लियर। नाउ वीक 8 इज अबाउट फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं फाइल हैंडलिंग में वो होते हैं ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल एंड देन क्लोजिंग अ फाइल। हम जितनी भी यहाँ पर फाइल पे यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट बेस होंगी, .txt के फॉर्मेट में होंगी। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, ओपन करने का क्या फंक्शन होता है, वी यूज़ ओपन कीवर्ड, और उसके बाद फाइल नेम लिखना होता है कॉमा मोड, आपको जिस मोड में ओपन करनी है फाइल। नाउ व्हाट इज़ दिस मोड। हर एक फाइल को ओपन करने के हमारे पास 3 मोड होते हैं, लाइक और भी होते हैं बट जो मेजर वाले हैं वो ये 3 मोड हैं, R, W एंड A। R मोड क्या करता है, R मोड जब आपको फाइल को रीड करना है, मतलब आपको ऑलरेडी एक क्रिएटेड फाइल है, अब आपको देखना है उस फाइल के अंदर है क्या, आपको रीडिंग करनी है उस फाइल की, तब आप R का यूज़ करोगे। W क्या करता है, अगर आपको उस फाइल में कुछ राइट करना है, ठीक है, देयर इज़ अ एम्प्टी फाइल और अगर आपको उस पर राइट करना है, उस फाइल को फिल करनी है, तो आप W का यूज़ करते हो। एंड A क्या करता है, A इज़ यूज्ड कि अगर आप पे ऑलरेडी एक क्रिएटेड फाइल है और उसमें आपको कुछ और लाइन्स ऐड करनी है, अपेंड करनी है, देन वी यूज़ A। A स्टैंड्स फॉर अपेंड। ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल ओपन कर रहे हैं w.txt, output.txt, और किस मोड में ओपन कर रहे हैं, W मोड में। W स्टैंड्स फॉर राइट, इसका मतलब हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है। सो मैंने लिखा है फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड /n। अब मैंने यहाँ पर /n क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप फाइल में राइट करते हो कुछ भी, तो विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी न्यू लाइन, वो सब कुछ डेटा एक ही लाइन में ऐड होता चला जाता है। सो मतलब अगर आपको एक न्यू लाइन करनी है तो आपको मैनुअली ये चीज़, जब आप राइट कर रहे होगे फाइल में स्पेस चाहिए तो आप जब मैनुअली डाल रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली देनी पड़ेंगी। फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं करती कि अगर आपने यहाँ पर 2 राइट स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सो जो फर्स्ट राइट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लाइन में आएगी और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सेकंड लाइन में आएगी। ऐसा फाइल में नहीं होता, वो सब कुछ एक ही लाइन में राइट करता चला जाता है। ये चीज़ ना हो इसलिए हमें हर बार जब भी हम पहले राइट कर देते हैं हमें हमेशा /n लगाना होता है। /n जैसा कि पढ़ाया था कि एक एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन का, तो जो नेक्स्ट लाइन है वो अब की बार फाइल में नेक्स्ट शुरू होगी। इफ आई शो यू दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फाइल output.txt। सो जब आप फाइल डॉट राइट कर रहे हो एंड लेट्स सपोज आपने लिखा हेलो एंड दोबारा से फाइल डॉट राइट,
and here you gave hello world. So ये कैसे प्रिंट होगा? ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और भी कुछ अगर ऐड करोगे तो वो इसके आगे ऐड हो जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना. आप चाहते हो कि हेलो फर्स्ट लाइन में आए फाइल की और जो वर्ल्ड है वो सेकेंड लाइन में आए, तो आपको क्या करना है, फाइल डॉट राइट हेलो स्लैश एन. इससे क्या होगा, लेट मी रेज दिस. फाइल की जो फर्स्ट लाइन है, आई एम गिविंग दिस बुलेटिन, ऐसा होता नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग फॉर योर क्लैरिटी. यहाँ पर हेलो आ जाएगा एंड यहाँ पर वर्ल्ड आ जाएगा. अब मैंने वर्ल्ड के आगे स्लैश एन नहीं दिया है, तो अब आगे अगर मैं कोई वर्ड राइट करूँगी तो वो इसके आगे ही राइट हो जाएगा. ठीक है, एंड हाँ, जब आप फाइल को खोलोगे तो आपको यहाँ पर स्लैश एन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसने नेक्स्ट लाइन दे दी है बट वो ऐसे आपको शो नहीं होगा, बट इट्स एक्चुअली देयर. ओके, और हमेशा जब भी आप फाइल ओपन करो, द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप उसको फिर क्लोज कर दो. फाइल क्लोज करने के लिए क्या यूज होता है, फाइल डॉट क्लोज. नाउ दिस वॉज राइटिंग. अगर हमें रीड करना है फाइल से तो कैसे रीड करेंगे, हम उसे रीड मोड में ओपन करेंगे और उसके बाद फाइल डॉट रीड करेंगे. अगर मैंने फाइल डॉट रीड लिखा है तो पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, ओके लेट मी एक्सप्लेन अपेंड मोड ऑल्सो फर्स्ट. अगर मैंने, इफ देयर इज अ फाइल output.txt, लेट्स सपोज इट्स द सेम फाइल. ठीक है, यही वाली फाइल है output.txt और इसमें मैंने ये 2 लाइन राइट कर दी हैं और इसके बाद मैंने फाइल डॉट क्लोज कर दिया. ठीक है, नाउ दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन मेमोरी. अगर मैं इस फाइल को दोबारा से राइट मोड में खोलूं एंड देन आई राइट फाइल डॉट राइट पाइथन, सो मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि अब क्या होगा, ये जो output.txt है, सपोज मैंने यहाँ पर भी स्लैश एन था, सपोज यहाँ पर भी स्लैश एन था और वर्ल्ड के बाद भी यहाँ पर स्लैश एन था. ठीक है, सो यहाँ पर, सो मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट विल बी पाइथन. बट ऐसा नहीं होता. जब भी आप सेम फाइल को दोबारा से राइट मोड में ओपन करोगे तो जो पहले का कंटेंट है वो सारा इरेज हो जाएगा. ठीक है, अब क्या बचेगा फाइल में, फाइल न्यूली क्रिएट हो जाएगी विद द सेम नेम और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बचेगी, पाइथन. सो ये चीज़ काफ़ी गलत है, राइट. अब मान लो मैंने फाइल में काफ़ी सारे नेम स्टोर कर रखे हैं, 1000 नेम्स, और मेरे को बाद में रियलाइज़ होता है दैट आई हैव स्किप्ड सम नेम्स और मुझे अब उसमें ऐड करने हैं वो नेम्स. तो अगर मैं उसे दोबारा राइट करूँगी तो मेरी पहले की जितनी भी प्रोग्रेस होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी. तो अगर ऐसा नहीं करना तो हमें क्या यूज़ करना होता है, कौन सा मोड, ए मोड. ए मोड क्या करेगा, अगर पूरी चीज़ मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ए चेंज करा तो होगा क्या, फाइल अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी. इससे क्या होगा, आपकी जो अर्लियर जितनी भी प्रोग्रेस थी वो रिमूव नहीं होगी. मतलब यहाँ पर हेलो रहेगा, यहाँ पर वर्ल्ड रहेगा और एक और चीज़ यहाँ पर पाइथन ऐड हो जाएगी. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 मोड्स. ठीक है, राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है, आई होप दिस इज क्लियर. अब द थर्ड मोड वॉज रीड मोड. रीड मोड जैसे कि मैंने बताया ये रीडिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, आपको फाइल की अगर रीडिंग करनी है तो आप रीड मोड से करोगे. अब इसके भी 2-3 फंक्शंस होते हैं. पहला है फाइल डॉट रीड. अगर आपने कहीं पर फाइल डॉट रीड लिखा है तो सारा कंटेंट जितना भी है फाइल में वो एक साथ रीड हो जाएगा. तो मेरी फाइल में 3 लाइन्स थी, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एंड दिस इज एन अपेंडेड लाइन. ये तीनों एक साथ प्रिंट हो गई. ठीक है, उसके बाद मैंने ये डॉटेड लाइन्स दी हैं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए. अगर मैं रीड लाइन का यूज़ करूँगी तो जो भी मेरी फाइल की फर्स्ट लाइन होगी वो रीड होगी और जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. अब इससे मेरा क्या मतलब है, सो लेट्स सपोज दिस वाज अ फाइल, ओके, output.txt, hello world
एंड पाइथन। सो मैंने जब फाइल लेट्स सपोज मैंने ओपन कर ली इन output.txt एंड लेट्स सपोज आई हैव ओपनड इट इन रीड मोड, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा फाइल डॉट रीड, तो क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड एंड पाइथन, ये तीनों चीज़ें एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है, अगर मैंने रीड लाइन लिखा तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन होगी वो प्रिंट होगी और जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। अभी जो कर्सर था यहाँ पर था, उसने पूरी लाइन रीड कर ली और वो अब नेक्स्ट लाइन पर आ गया। सो अब अगर मैं दोबारा से फाइल डॉट रीड लाइन करूँगी, अब की बार प्रिंट होगा वर्ल्ड, दोबारा से करूँगी देन प्रिंट होगा पाइथन। सो अगर मेरे को लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है तो मैं यूज़ करूँगी रीड लाइन फंक्शन का। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। एंड एक और फंक्शन होता है फाइल डॉट रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन्स। ये क्या करता है, ये सारी जितनी भी लाइन्स है उसे एज अ लिस्ट आपको प्रिंट कर देगा। हेलो, हर एक इंडेक्स पे एक लाइन आ जाएगी इसमें, हेलो वर्ल्ड एंड पाइथन। नाउ आई विल शो यू द सेम थिंग इन कोलैब। ओके, सो मैंने रीड लाइन करी, सो जो फर्स्ट लाइन थी हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट हुई, देन मैंने दोबारा से जब रीड लाइन करा तो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन ये प्रिंट हुआ। एंड जब मैंने रीड लाइन्स करी तो सारी लाइन्स, एंड वन मोर थिंग, यस, जब आप रीड लाइन्स करोगे तो इसमें जहाँ जहाँ आपने स्लैश एन लगाया है वो भी आपको इसमें दिखेगा। रीड लाइन्स में एक लिस्ट तैयार हो गई सारी लाइन को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, फर्स्ट लाइन फर्स्ट 0 इंडेक्स पे आ गई, सेकेंड लाइन फर्स्ट इंडेक्स पे आ गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर विद के साथ फाइल ओपन हो रही है, ठीक है, इफ द कीवर्ड इज रिटन विद ओपन फाइल एज फाइल, तो फिर इस कीवर्ड को जब आप यूज करके ओपन करते हो फाइल को तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है, ठीक है। इन पाइथन इट्स बेटर टू यूज द विद स्टेटमेंट when working with files. Why? Because this ensures the file is automatically closed after the operations are done. Now one more thing, अगर मैं फाइल को क्लोज ना करूं तो क्या वो कुछ एरर देगा? नहीं, वो एज सच आपको कंसोल पे कोई एरर नहीं देता, बट अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। Now this you can take it as a practice question. What will be the output? It's given here, and yeah, that's it. One more thing I want to tell, in this file.read, sometimes we have a number here 5 7 etc, like they are not comma separated but एक number होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर 7 है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें रीड करने हैं, ठीक है। सो अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर 3 लिखा है, लेट्स टेक 3, तो अगर मैं इस फाइल पे जाऊँगी तो क्या प्रिंट होगा, HENL, 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज फाइल डॉट रीड एंड देर इज अनदर फाइल डॉट सीक, देर इज दिस फंक्शन सीक एंड देर इज अ नंबर हेयर। तो ये क्या करता है, ये कर्सर को उस कैरेक्टर पे ले जा लेता है। अगर 5 है तो कर्सर मूव होके 5th कैरेक्टर पर चला जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज इट्स हेलो हेयर, सो ये कर्सर मूव करके 5th कैरेक्टर पर चला जाएगा। दिस इज डन बाय फाइल डॉट सीक एंड रीड। ओके, so this was all about file handling. Now we can move to the last part, that is recursion and oops. Now what is recursion? So recursion occurs जब कोई भी एक फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, मेनली जब कोड रिपीटेटिव होता है या आपको सेम चीज़ बार बार करनी होती है फंक्शन पर, तब आप रिकर्शन का यूज़ करते हो। और ये एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम को थोड़े छोटे में सॉल्व करने के लिए यूज़फुल होता है और इसमें थोड़ा टाइम भी कम लेता है, इसलिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। नाउ रिकर्जन में 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक बेस केस और एक उसका रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होता है, बेस केस होता है कि जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो
तो हमेशा आप उसमें एक एंड केस देते हो कि अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो यू स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। आप जैसे फॉर लूप में आप रेंज लगाते हो, वाइल लूप में आपने कोई कंडीशन लगा सकते हो कि n इज़ ग्रेटर दैन 0, जब तक है तब तक चलो, अदरवाइज यू स्टॉप इट। सो हर चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम एक कंडीशन देते हैं। सेम वेज रिकर्जन को भी स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक बेस केस होती है कि अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो आप वहीं कहीं वहीं उस प्रोग्राम को रोक दो, उसे हम बोलते हैं बेस केस। रिकर्सिव केस क्या होता है? रिकर्सिव केस होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव केस। व्हाट्स द फॉर्मेट? रिकर्सिव फंक्शन, पैरामीटर्स जो भी आपको देने हैं, इफ बेस केस कंडीशन, रिटर्न बेस केस रिजल्ट। अदरवाइज क्या रिटर्न करते हैं? जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। रिकर्जन कैसे पता चलेगा किसी प्रोग्राम में रिकर्जन का यूज़ हो रहा है? अगर वो अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा होगा रिटर्न स्टेटमेंट में या उससे पहले, इसका मतलब वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है, रिटर्न रिकर्सिव फंक्शन, और कुछ भी आपको उसमें मैनिपुलेट करके पैरामीटर को थोड़ा छोटा करके दोबारा से वापस उसी प्रॉब्लम में देना होता है। नाउ अगर आपको सम निकालना है, सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे सम निकालने का, फॉर आई इन रेंज 1 + n + 1, और आप टोटल करते हो। सेम चीज़ अगर हमें रिकर्जन के थ्रू करनी है तो हम क्या करेंगे? एक बेस केस। अब किसी भी एडिशन का बेस केस क्या हो सकता है कि अगर नंबर 1 है तो क्या रिटर्न होगा? 1, क्योंकि 1 तक अगर आप नंबर का सम करोगे तो 1 ही आएगा। 0 + 1 = 1। सो दिस कुड बी योर बेस केस। अब ये आपको खुद सोचना है कि क्या बेस केस हो सकता है। अदरवाइज का हमें रिटर्न करना है n + सम ऑफ रिकर्जन n - 1। ठीक है? सो एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, जस्ट लाइक इन मैथ्स आपने देखा होगा कभी n + t ऑफ n - 1 ऐसा लिखा होता है फंक्शंस में। इसका मतलब होता है कि आप n में प्लस करो अगला वाला कैरेक्टर। सो लेट्स सपोज मेरे को एडिशन करना था 10 नंबर्स का, तो रिकर्जन के जो नॉर्मल वे था फॉर लूप वाला, उसमें कैसे एडिशन होती? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि मैं कर रही हूँ n प्लस रिकर्सिव फंक्शन जो भी था और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ n - 1। ठीक है? सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10 डाला था, तो क्या होगा, यहाँ पर 10 लिखा होगा प्लस रिकर्सिव कॉल गई है आपकी बार n - 1 से। तो जब ये रिटर्न होके आएगा यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 9 प्लस रिकर्सिव कॉल अगेन टू n - 1। n - 1 पे क्या आएगा? +8। इसकी जगह मतलब हर बार जब आप दोबारा से करोगे तो वो एक डिजिट रिटर्न कर देगा, +8 हो जाएगा, और फिर से आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल करोगे 7 पे। तो ऐसे करते करते सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2। अब 2 के बाद जब आप फिर से रिकर्सिव फंक्शन करोगे वो किस पे जाएगा? 1 पे। अब आपने बेस केस लगाई है कि जब n = 1 हो, रिटर्न 1। तो क्या होगा यहाँ पर, इसकी जगह 1 आ जाएगा और आपको अपने नंबर्स का सबका एडिशन टोटल जो है वो मिल जाएगा। दिस इज हाउ रिकर्जन वर्क्स। ठीक है? क्योंकि हम देखो क्या कर रहे हैं, n प्लस दैट फंक्शन। ठीक है? सो मतलब n जो भी डिजिट होगी आप उसको रखो, और इसका बेस्ट वे यही है जब आप इसे सॉल्व करोगे n टर्म में भी, तो जो भी आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है ना, जैसे यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट थी n प्लस फंक्शन कॉलिंग विद n - 1, तो आप इसी को लिखो। ठीक है? n में जो वैल्यू है वो लिखो। अब जब आप फंक्शन पे दोबारा जाओगे तो रिटर्न में दोबारा से यही लाइन आएगी, तो अब की बार आप उसकी तरफ से देखोगे कि मान लो अब की बार फंक्शन गया था 9 के साथ। ठीक है? यहाँ से फंक्शन गया आपकी बार 10 के बाद, ये ऐसे गया, तो एक्चुअली में क्या था, 10 प्लस फंक्शन ऑफ 9, और फंक्शन ऑफ 9 भी यही रिटर्न करेगा, 9 प्लस फंक्शन एट 8। ये क्या रिटर्न करेगा, 8 प्लस फंक्शन एट 7। एंड में क्या आएगा, 2 प्लस फंक्शन एट 1। लेकिन बेस केस लगा रखा है हमने 1 पे, तो ये 1 क्या करेगा, ये कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, ये डायरेक्टली 1 रिटर्न करेगा। सो सारे डिजिट्स का सम जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये सारी जो डिजिट्स हैं ये सम होके आ जाएंगी, 10 + 9 + 8 अप टू +2 + 1। सो इन एंटम ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस द वे आई हैव शोन यू। ठीक है? ओके,
जो मेजर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि अगर 0 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 एंड 1 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, तो बेस केस यहाँ पे क्या लगता है कि अगर n 0 या 1 हो देन रिटर्न 1। अदरवाइज इसमें देखो, उसमें हम एडिशन करने थे नंबर्स का, इसमें सिंपली क्या चेंज करा हमने, प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो अब जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कोई चीज़ रिवर्स करनी है तो कैसे करेंगे? नाउ दिस इज अ थिंग, इसमें क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, ओके, इसमें क्या हो रहा है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग वाले फंक्शन में रिवर्स s ऑफ 1 कोलन दिस प्लस s ऑफ 0, ये कैसे चलेगा? जैसे ही कोई स्ट्रिंग आई, लेट्स सपोज द स्ट्रिंग इज अगेन इट्स पाइथन, लेट्स सपोज दिस टाइम पाइथन, सो पाइथन आई और इसका बेस केस क्या है? बेस केस है कि अगर लेंथ 0 हो जाए तो आप रिटर्न कर दो s को, ठीक है, क्योंकि हर बार हम लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1। सो जब ये फंक्शन चलेगा रिवर्स पे आएगा, रिवर्स में क्या होगा, आप अब की बार दोबारा से रिवर्स डालो और रिवर्स में अब की बार क्या जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर वैल्यू आई पाइथन, लेकिन वैल्यू गई क्या आपकी बार रिवर्स में, 1 से लेकर n तक, मतलब वैल्यू जो गई है वो ये गई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवर्स करोगे क्या वैल्यू जाएगी, ये, देन क्या जाएगी, देन एंड लास्ट में ये, ठीक है। एंड देन जब ये लेंथ 0 हो जाएगी तो वो s को रिटर्न कर देगा। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें प्लस में चल रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस में चल रही हैं और s ऑफ 0 लास्ट में ऐड हो रहा है, तो इसका एडिशन ऑपोजिट वे में होगा, मतलब यहाँ से ये जब बैकवर्ड जाएगा, अब की बार यहाँ से कॉलिंग, जब कॉलिंग एंड हो गई तो अब ये यहाँ से बैकवर्ड चलेगी। बैकवर्ड कैसे जाएगी, n प्लस o प्लस h t y एंड p। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल वर्क। उसमें क्या हो रहा था, इसमें एडिशन लेफ्ट साइड में हो रहा था और जब ये हम लास्ट में पहुंच गए देन हम बैकवर्ड गए लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसमें एडिशन किधर था, राइट साइड, तो हम यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं। सो पहले आप सारी चीज़ें देखोगे कि फंक्शन कैसे कैसे चला, और जैसे ही एंडिंग केस आ जाए, बेस केस आ जाए, आपको हमेशा रिवर्स करना होता है, आपको हमेशा नीचे से फिर ऊपर चलना होता है कि आउटपुट क्या आएगा रिकर्जन में। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द कोड फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है, इसकी एक पहले कंडीशन होती है कि हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट को ही आप बाइनरी सर्च में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द लिस्ट शुड बी सॉर्टेड। अब अगर सॉर्टेड लिस्ट है तब हम इस पे बाइनरी सर्च करेंगे, और एक यूज़ किस लिए होती है, सर्चिंग के लिए। अब यू गाइस कैन थिंक कि हम सर्चिंग के लिए तो इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, 5 इन दिस लिस्ट, तो वो एकदम रिजल्ट दे देगा, बट या वी कैन यूज़ दैट, बट रिकर्जन के लिए एंड फॉर बेटर एफिशिएंसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से दिस इज़ द कोड जो आप यूज़ करते हो। इसमें आप क्या करते हो, बाइनरी सर्चिंग में इफ़ देयर इज़ अ लिस्ट 1 2 3 4 7 9 10, आप इसे मिडिल, हमेशा मिडिल एलिमेंट से चेक करते हो, ठीक है। मिडिल एलिमेंट ये है, 3 साइड है, 3 साइड है, अगर दिस इज़ द वैल्यू, मान लो मेरे को सर्च वैल्यू करना है 9 बट दिस इज़ नॉट 9, तो अब क्या करेंगे, अगर 9 यहाँ तक नहीं है, इसका मतलब क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब इसके बाद है, तो हम लिस्ट को यहीं पर ब्रेक कर देंगे और सिर्फ आगे सर्च करेंगे, फिर इसका मिडिल वैल्यू लेंगे, तो 2 ही इटरेशन में हमारे पास 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेट्स सपोज अब की बार वैल्यू मुझे सर्च करनी थी 2, तो क्या होता, मैं 4 से चेक करती, क्या 4 इज इक्वल्स टू 2, नहीं, लेकिन 2 की क्या वैल्यू है, हम चेक करते हैं, अगर 2 लेस देन है 4 से, तो इसका मतलब आप फर्स्ट हाफ में चेकिंग करो, अगर जो वैल्यू हमें देखनी है वो ग्रेटर देन है 4 से, तो आप सेकेंड हाफ में चेकिंग करो। तो अब की बार हम फर्स्ट हाफ में चेकिंग करेंगे, लिस्ट को ब्रेक कर देंगे, और अब की बार उसके फिर से मिडिल एलिमेंट में जब चेक करेंगे, सो यू विल एग्जैक्टली गेट द, यू कैन एग्जैक्टली सर्च द एलिमेंट इन जस्ट 2 इटरेशन, 2 इटरेशन में ही हमारे पास वैल्यू आ गई।
Okay, so this is all about binary search. Now there is this exception handling. एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू. नाउ देयर आर सम एरर्स. कौन कौन सी एरर्स होती हैं? डिवीजन बाय जीरो एरर, टाइप एरर, नंबर एरर, आउट ऑफ इंडेक्स एरर, ये सारी एरर्स होती हैं. अगर आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाते हो, इसमें क्या होता है, सॉरी ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हो, तो अगर आप इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो. इसमें क्या होगा, अगर आपने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है, अगर आप डिवीजन बाय जीरो करोगे तो होगा क्या, वो सीधा आपको एक्सेप्ट ब्लॉक पे ले आएगा और जो भी इसके अंडर स्टेटमेंट होगी उसे प्रिंट कर देगा. लाइक अगर प्रिंट स्टेटमेंट है तो प्रिंट करेगा, कुछ और स्टेटमेंट लगाई है तो वो एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. एंड लास्ट में मैंने एक एक्सेप्ट लगाया है क्योंकि अगर इन तीनों के अलावा कोई भी और ऐसी एरर आई जो इन तीनों से अलग थी तो वो लास्ट में एरर प्रिंट कर देगा. एंड फाइनली इज अ ब्लॉक दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. ये हमेशा प्रिंट होगी, मैटर नहीं करता आप पे एरर आई है या आप पे एरर नहीं आई, उसको वो मैटर नहीं करता. फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग. इन शॉर्ट, व्हाट इज ऊप्स इन पाइथन? सो ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसका मतलब पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है और उसका एक क्लास होता है. हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम बिहेवियर बोलते हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. नो मेन चीज़ जो हमें पढ़नी है वो क्या है, इसमें एक क्लास होती है, उसके एक अंदर एक इनिट फंक्शन होता है और सेल्फ होता है. सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब है, सेल्फ ये इंडिकेट करता है करंटली हम कौन से ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ सेल्फ इंडिकेट करती है. और इनिट क्या करता है? इनिट स्टैंड इज अ कंस्ट्रक्टर. अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है जिसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. ठीक है. और जो भी फंक्शन होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं इसके अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं. अब मान लो ये क्लास है. क्लास है कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ क्लास वेरिएबल, और उसके अंदर इनिट फंक्शन होगा. अब अगर आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना है? obj इज इक्वल्स टू माई क्लास. इस क्लास को आप कॉल करोगे, दैट्स इट, विद ब्रेसेस. तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल with which I will explain you. Now there is a class student. ठीक है. init क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है. इसके अंदर सेल्फ है, नेम है एंड एज है. हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, एंड देर इज अ मेथड डिस्प्ले जो ये दोनों चीज़ डिस्प्ले कर रहा है. तो मैंने क्या करा? s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट abc, 10. इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट क्लास में जाओ और ये दोनों वैल्यूज़ ले जाओ. अब ये वैल्यूज़ कहाँ पर जाएंगी? जैसा कि मैंने बोला था कि जो इनिट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो ये जो इनिट फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा और ये ABC नेम में चला जाएगा और 10 जो है वो एज में चला जाएगा. नाउ यू विल थिंक कि सेल्फ में क्या गया? तो सेल्फ में एक्चुअली जो नेम होता है इस वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट का, वो जाता है. मतलब सेल्फ में इस टाइम पे क्या है? s1. तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल, मतलब s1 डॉट नेम जो है वो ABC है और s1 की एज क्या है? 10 है. फिर हम s1 पे, अब देखो मैंने बोला है सिर्फ इनिट फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है. तो डिस्प्ले अगर आपको करवाना है तो आपको उसे मैनुअली कॉल करना पड़ेगा, लाइक s1 डॉट डिस्प्ले. तो डिस्प्ले में क्या आ जाएगा? नेम, ABC, एज 10. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास. इसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. इसमें क्या होता है? आपने एक बड़ी क्लास बना दी और अब आप उसको एक चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हो. प्रैक्टिकली देखते हैं मतलब क्या है. देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास पर्सन बनाई है और एक स्टूडेंट क्लास बनाई है. अब इंडिकेट कैसे करेगा कौन सी चाइल्ड क्लास है, कौन सी पेरेंट क्लास है? चाइल्ड क्लास के ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा हम पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है पर्सन, तो इसका मतलब स्टूडेंट की जो है वो पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन क्लास है. नाउ इसमें भी सेम चीज़ हो रही है. हर एक क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है. इसमें भी मैंने एक इनिट फंक्शन लगाया है एंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, और एक और डिस्प्ले फंक्शन लगाया है. अब मैंने जानबूझकर दोनों जो क्लासेस हैं उनके जो मेथड्स हैं उनके नाम सेम रखे हैं. यहाँ पर भी एक डिस्प्ले फंक्शन है और ऊपर भी एक डिस्प्ले फंक्शन है. तो इसमें क्या होगा? जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आपने 3 वैल्यूज़ दी,
ABC 10 और 90। अब आप स्टूडेंट क्लास में जाओगे, नेम में ABC चला जाएगा, एज में 10 और मार्क्स में 90। अब यहाँ पर लिखा है सुपर डॉट इनिट। जब भी हमें कोई भी पेरेंट क्लास के फंक्शंस यूज़ करने होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर कीवर्ड। ठीक है, सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ होते हैं, जब भी हमें कोई फंक्शन ओवरराइड करना हो, मतलब एक तरह से हमें इनहेरिट करना हो वो फंक्शन, तो क्या करेगा, जैसे ही वो सुपर कीवर्ड दिखेगा वो बोलेगा आप पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन पे जाओ। सो वी विल कम टू इनिट फंक्शन ऑफ, वन सेकेंड, विल कम टू वन सेकेंड ओके, विल कम टू इनिट फंक्शन ऑफ पर्सन क्लास, पेरेंट क्लास जो है। तो इसमें क्या होगा, नेम और एज आएंगे और उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास अभी एक वैल्यू बची है, वो थी मार्क्स जो हमने भेजे थे, लेकिन अभी वो इनिशियलाइज नहीं हुई। तो जब ये इनिट में नेम और एज इनिशियलाइज हो गए, उसके बाद हमने यहाँ पर करा सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। यहाँ पर हमें मार्क्स को भी इनिशियलाइज कर दिया। नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है S1 डॉट डिस्प्ले। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हमने पेरेंट फंक्शन का फंक्शन कॉल किया है या चाइल्ड का किया है। ठीक है, सो हमेशा जब मैंने कौन से ऑब्जेक्ट से करा है, मैंने S1 से करा है। S1 किसका है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा स्टूडेंट के डिस्प्ले फंक्शन पे जाएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सुपर डॉट डिस्प्ले, नाउ मैं मैनुअली इसे ज़बरदस्ती फंक्शन ओवरराइड कर पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन पर भेजूंगी। तो पहले कौन सी लाइन्स प्रिंट होगी, नेम एंड एज, एंड उसके बाद हमारे पास मार्क्स प्रिंट होंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल किया है। सो जैसे ही सुपर दिखेगा, मैंने बोला है आपको सीधा पेरेंट क्लास पे जाना है और उसमें जो भी फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट the one shot video. Thank you. I have covered all the theory that you will need for your end-term exam. Hope you liked the video. Thank you guys. That's from my end. All the best for your end-term.